ने सोचा था कि हर क्लब के बारे में हम लोग इतना नहीं जानते हैं, तो एक एक क्लब के फैन को लाके उनसे पूछा जाए उनका पर्सपेक्टिव हर क्लब के लिए। तो आज मैं हम लोग ने एक बार्सिलोना फैन को बुलाया है, जो अपने कॉलेज के भी मेस्सी कहे जाते थे, लेकिन बहुत बहुत आर्डेंट बार्सिलोना फैन है। तो उन इनका नाम है गौरव शिवम सिंह। और इनसे बार्सिलोना के एज अ फैन में और अनुभव क्वेश्चन पूछेंगे और देखते हैं इनके क्या इंसाइट्स होते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन जो सब सारे फैन से पूछना चाहता हूँ, यह उनकी बार्सिलोना स्टोरी क्या है। हाउ डिड दे स्टार्टेड फॉलोइंग बार्सिलोना एज अ क्लब, और क्या स्टोरी है उनकी। मेरा मेरा कुछ ऐसा पर्टिकुलर स्टोरी तो नहीं है कि हाँ, ये मैच देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, है ना, उसके वजह से मैंने बार्सिलोना का फॉलो करने लगा या फिर मेसी को देख के फॉलो करने लगे। मेरा जो ध्यान में आता है वो ये आता है कि पहले इतने मैचेस ब्रॉडकास्ट होते नहीं थे टीवी पे। तो उस समय जब स्कूल टाइम में थे, सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट करते टाइम में प्रीमियर लीग के मैचेस के हाइलाइट्स देखने को मिल जाते थे कभी कभी। तो मेजरली चेल्सी का, आर्सेनल का, इन सबों के मैचेस देख लेते थे, तो वो अच्छा लगता था कि हाँ चलो कुछ मैचेस देखने को मिल रहे हैं टीवी पे। फिर 2009-10 में जब वो मेरे को ध्यान आता है इंटर मिलान और इसका था बारसा का सेमीफाइनल जो मैच था, वहां से मेजरली बार्सिलोना का मैचेस देखना चालू किया, क्योंकि उससे पहले आर्सेनल का गेम अच्छा लगता था क्योंकि वो प्रॉपर तरीके का फुटबॉल खेलती थी। यूनाइटेड का भी गेम देखते थे, यूनाइटेड तो बहुत चरम सीमा पे थी तब, गिग्स वगैरह ये लोग थे, तगड़े तगड़े स्कोर्स वगैरह। पर उस समय तब भी मजा नहीं आता था उतना यूनाइटेड के मैच देखने में, वो डायरेक्ट फुटबॉल वाले गेम खेलते थे। ठीक है, वो ब्यूटीफुल फुटबॉल हमको तो लगता है आर्सेनल ही खेलती थी शुरू में। और बारसा थी तो बारसा को तो देखा ही नहीं था कभी, क्योंकि उसके मैचेस ही नहीं टेलीकास्ट होते थे। चैंपियंस लीग का वही इंटर मिलान में मैच देखा, इंटर मिलान के साथ में काफी हीटेड मैच भी था वो। पहला लेग, दूसरा लेग, मोरिनियो का उसमें सेलिब्रेशन वगैरह तो काफी काफी मजेदार लगा वो देख कर। तो उसके बाद मेरे हिसाब से उसके बाद वर्ल्ड कप चालू हो गया था 2010 का। तो उस समय मैराडोना, पापा मेरे मैराडोना के फैन, वो जबरदस्ती बिठा के अर्जेंटीना का मैच दिखाते थे। ठीक है कि अर्जेंटीना का मैच देखो, मैराडोना है कोच। तो उस समय जब अर्जेंटीना हारी तो उसमें उसने बोला कि मेरी टीम में बस एक कमी थी कि मेरे पास एक मिडफील्डर नहीं था। और वो मिडफील्डर का नाम उसने लिया जावी का, कि अगर ये मेरी टीम में रहता तो मेरी टीम काफी आगे बढ़ सकती। तो फिर हमको क्यूरियोसिटी हुई कि भाई, मेसी रोनाल्डो ये सब का तो नाम सुने, जावी कौन है, इसको देखा जाए। तो वहां से फिर जावी का वो देखा, चैंपियंस लीग मैचेस देखे रिवाइंड पे, फिर उसके वीडियोस देखे थोड़े बहुत। और तो उससे समझ में आया कि हाँ, फिर फुटबॉल ऐसे खेला जाता है। हमें तो वही पता था, डायरेक्ट वाला जो स्कूल कॉलेजेस में खेलते थे। जब वहां पे वो मिडफील्ड ट्रायो देखा, बुस्केट्स का, इनिएस्टा और जावी का, तब लगा कि हाँ, फुटबॉल दूसरे तरीके से भी हो सकता है, खेला जा सकता है। तो वहां से थोड़ा सा बार्सिलोना फैन बनना स्टार्ट हो गए। फिर मेसी तो था ही, मेसी का गेम प्ले, मेसी का डिफरेंट ही स्टाइल था पूरा। मेस्सी ने क्या, इसी क्वेश्चन से मैं सेगवे करना चाहूंगा कि मेस्सी ने कितना पार्ट प्ले किया बार्सिलोना को एज एज योर फेवरेट क्लब फॉलो करने के लिए। मेस्सी का क्या रोल था। अब ये बहुत ही वैसा साउंड करेंगे हम, पर हम थे रोनाल्डो के फैन, सही बताए तो। फैन थे रोनाल्डो के, क्योंकि रोनाल्डो का स्टाइल जो था वो थोड़ा सा वो था ना कि कैरिज्मेटिक वाला, ये स्टेप ओवर्स, ये वो ड्रिबल वगैरह करना, शो ऑफ करना। तो वो सब स्कूल में भी ट्राई किया करते थे कि ये रोनाल्डो ऐसे करता है तो मैं भी ऐसे करता हूँ। लेकिन जब मेसी को खेलते हुए देखा ना, तो वो जो कंट्रोल था बॉल पे, वो ड्रिबलिंग थी, ठीक है, वो पासेस निकालना, वो रन निकालना, वो गेम सेंस, वो भी रेप्लिकेट करने की आदमी कोशिश करता ही है कि हाँ, ये ऐसा कर रहा है तो ये करके देखते हैं, पर वो हुआ नहीं कर। तो इससे लगा कि हाँ, वो कुछ अलग ही लेवल पे है। फिर उसके गेम्स मेजरली हम तो सही बताएं, बार्सिलोना हम देखना चालू किए जावी, इनिएस्टा और बुस्केट्स की वजह से। मेसी की वजह से नहीं देखना चालू किया था। जावी का ज्यादा रोल था उसमें, जावी इनिएस्टा का। तो उसके बाद से जब मेसी को उनके साथ में खेलते हुए देखा तो ये लगा कि ये कुछ अलग ही फुटबॉल है, कुछ अलग ही ब्यूटीफुल फुटबॉल ये खेल रहे हैं, उसको देखने में मजा भी आता था। तो
मेरा फिर धीरे धीरे रोनाल्डो से हट के फिर अब मेसी की तरफ आ गया। फिर मेसी का मैचेस देखा, मेसी के गोल्स देखे, ठीक है, तो थोड़ा लगा कि हाँ मेसी है, कुछ अलग है, डिफरेंट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि एक एरा था जब मेसी और इनिएस्टा शायद साथ में आए होंगे, जावी उनसे पहले आया था जितना। हाँ, एक साल पहले आ गया। हाँ, तो उनका जो एक एक था रोनाल्डिनो आंद्री एटू का एरा, उसमें मेसी था, एक मेसी और जावी था। हम्म। फिर एक एरा आया, वो एरा मतलब था, वो भी चैंपियंस लीग जीते थे, पर एक जो ये वाला था जो जावी इनिएस्टा और डेविड विया और ये सब वाला, पेड्रो और मेसी वाला, ये एरा तो एकदम इनविंसिबल टाइप है, मतलब इसमें दूसरी टीम बॉल भी नहीं छूती थी। और एक तीसरा था जो जो इक्वली पॉपुलर हुआ, वो नेमार और सुआरेज और मेसी वाला है। उसमें उसमें एक ऑपोजिशन भी था, बेल और बेंजेमा और रोनाल्डो वाला, एक हम्म। 3 वर्सेस 3 था। तो कौन सा फेस तुम्हें सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया कि लगा हो कि ये लोग जो करते हैं वो बहुत लोग नहीं करते? देखो, मेरे लिए तो एटोर, हॉनरी और इसका रोनाल्डिनियो, मेसी, ये वाला फेज तो हम उतना देखे नहीं लाइव, ठीक है। पर यहाँ से देखना चालू किया वहां से, तो हमको मेसी, नेमार, सुआरेज का तो चीट कोड है भाई। ठीक है, वो तो चीट कोड था कि हाँ इन तीनों को गेंद मिल गई तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, क्योंकि इनके पास मिडफील्ड उतनी तगड़ी नहीं थी उस समय। जावी भी एज हो गया था, इनिएस्टा भी डाउनफॉल हो रहा था धीरे धीरे। तो मिडफील्ड में उतना क्रिएटिविटी उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी 2010-11 वाले में थी, जिसमें मेसी, इनिएस्टा, जावी, बुस्केट्स और विला और पेड्रो, ये जो कॉम्बिनेशन था, ये तो सही में, ये तो इनविंसिबल था। और ये गेंद लेने ही नहीं देते थे सामने वाले को कि तुम कुछ ट्राई भी करो। हमको याद है मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो चैंपियंस लीग फाइनल था, उसमें गेंद ही लेने नहीं दिए पूरे, गोल मारने के बाद बॉल ही नहीं दी। भाई वही। सामने वाले को बॉल मिलेगी तब तो वो कुछ ट्राई करेगा, उसे गेंद ही नहीं दे रहे हैं। इतना ज्यादा काउंटर प्रेस, इतना ज्यादा काउंटर प्रेस, गेंद ले रहे हैं तो वो ट्राइंगल और डायमंड शेप बना के वो चारों आपस में पासिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा अलग ही लेवल था वो फुटबॉल का। इसमें मेरा एक सवाल इसमें है कि ये लोग जो आगे कर रहे थे, पीछे एक बहुत ही पॉपुलर नेम नहीं था, विक्टर वाल्डेस हो गया, वो बहुत ही पॉपुलर नेम नहीं था, पर वो कंसिस्टेंट था। और बाकी पुयोल पी के पॉपुलर नेम थे। फिर मुझे याद है एल्बा था और डैनी एल्वेस थे, और सर्जियो बुस्केट्स सबसे मेन ये आदमी है। सबसे मेन, तो सबसे मेन तो मेरे हिसाब से तो सर्जी बुस्केट्स है, है। तो इन लोग का रोल मतलब क्या है? क्योंकि उनके बिना मुझे नहीं लगता कि ये जो आगे हो रहा था ये उनके बिना पॉसिबल। देखो, मेरे हिसाब से कैप्टनशिप क्वालिटी जो पुयोल में थी, वो अभी तक बार्सिलोना में किसी के पास नहीं हुई। वो टीम को बांध के लेके चलता था, ठीक है। दूसरी चीज, पीछे से ड्राइव ड्राइव नहीं करता था मेरे हिसाब से तो पुयोल, जितना आगे बॉल लेके उतना जाता नहीं था वो काम पीके करता था। ठीक है। पीके का काम था गेंद लेके आगे निकलना, अगर मिल रही है जगह तो इनिएस्टा, जावी, मेसी, इनमें से तीनों में से किसी को पास देके वापस अपनी पोजीशन पे आना। इनका तो पोजिशनल प्ले था मेजरली, हम्म। ये अपने पोजीशन पे ही खड़े होके फुटबॉल खेलते थे। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर तो मेरे हिसाब से बुस्केट्स था। हम्म। ना तो उसके पास बॉडी, ना तो उसके पास स्पीड, ना तो ना तो वो किसी को ब्लॉक कर सकता, ठीक है, ना तो कुछ कर सकता, लेकिन उसने जो पोजिशनल प्ले किया अपने जमाने में, वैसा हमको तो लगता नहीं कि कोई सीडीएम होगा और ना आगे बनेगा मेरे हिसाब से। उस लेवल का जो काउंटर प्रेस पे भी बॉल छीनना, खुद पे प्रेस हो रहा है तो उस पे किस तरीके से बॉल को बचाना और आगे पास निकालना। और तीसरी सबसे अच्छी क्वालिटी जो पता नहीं किसी में होगी कि नहीं होगी, वो जो फेक एक्टिंग करके फाउल्स निकालना। फाउल कर फाउल लेना भी बहुत बड़ा पार्ट था बुस्केट्स का। फाउल लेना भी बहुत बड़ा वो था कि वो पीठ दिखा के हल्का सा हाँ, नैब लेके गिर जाना कि गिर हाँ बस जाता। अब प्रेशर कम हो जाए। हम्म। तो वो उस मामले में बुस्केट तो बहुत बहुत ही अच्छा था। धवल तो पूछ। तुमने दो 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 एरा बोले कि मेसी, पेड्रो और जावी, अरे विला वाला, और ये सुआरेज, नेमार और मेसी वाला। तो पहले वाला जो एरा था उसका एक कंपोनेंट था पेप गुardiola। तो तुम पेप गुardiola से कितने इम्प्रेस थे? मतलब जो तुमने जो फुटबॉल देखी, खिलाई तो पेप गुardiola ने,
तो क्या तुमको उसका फुटबॉल, जैसे तुमने मेंशन किया था कि यूनाइटेड को देखा, मैंने चेल्सी को देखा, तो पेप गॉर्डियोला में तुमको क्या ऐसा अलग दिखा उसके गेम प्ले में? देखो, हम पहले भी ये चीज बोले हैं कि फुटबॉल मेरे हिसाब से जो देखने में मजा आए वो देखना चाहिए। ठीक है। मेजरली अगर प्रीमियर लीग पे देखो तो मेरे हिसाब से आर्सेनल हो गई, ठीक है, सिटी हो गई, जो अभी के रिसेंट टाइम्स में जो फुटबॉल उनका देखने में मजा आता है, जो वो पोजिशनल फुटबॉल खेलते हैं, थ्रू बॉल्स निकालना, मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम क्रॉसेस मार रहे हो और हेडर से गोल मारना है। तुम पूरे मैच में तुम एक ही काम करते हो, वो बिल्कुल पसंद नहीं। तो गॉर्डियोला का बहुत बड़ा रोल है भाई। गॉर्डियोला जब आया इसमें तो उसने वो पोजिशनल प्ले, ठीक है, पोजीशन रखना, ठीक है, काउंटर अटैक करना, काउंटर प्रेसिंग करना, गेम दूसरे से जल्दी छीन लेना, ठीक है, ये सारी चीजें उसने ही इनबिल्ड की इसमें, टीम में। तो मेरे हिसाब से गॉर्डियोला का बहुत बड़ा रोल है। अभी भी तुम देखो तो सिटी में, सिटी क्यों टॉप पर है? प्लेयर्स हैं, हाँ, मान रहे हैं कि प्लेयर्स हैं, उनपे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, ठीक है, स्क्वाड भी बहुत तगड़ी है, डेप्थ है, सब कुछ है, लेकिन वो माइंडसेट, वो जो पोजिशनल प्ले अभी भी वो जो चला रहा है, वो सिटी में काम कर रहा है, और वो हर बार जीत रहा है। और इस बार भी हमको लग रहा है कि जीतना ज्यादा चांसेस तो सिटी के ही। ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई फिलॉसफी जो गॉर्डियोला की है वो हमको तो देखने में अच्छी लगती है। तो इस वजह से मेरे लिए तो गॉर्डियोला बहुत पिवटल रोल प्ले करता है बार्सिलोना के सक्सेस। बार्सिलोना का मेंशन आया है तो उनके राइवल का भी मेंशन आना चाहिए, रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने कितना अ, इस राइवलरी को इफेक्ट किया, मतलब तुम अगर बार्सिलोना को फॉलो करना शुरू किए होगे तो हमेशा आप पहला मैच देखते होगे कौन कब किस डेट को है, यानी रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना किस डेट को है। तो रियल मैड्रिड ने कितना इसमें अपना अपना क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन दिया कि तुम बारसा को और देखने लगे और फॉलो करने लगे। नहीं, देखो, रियल मैड्रिड इतना इन्फ्लुएंस नहीं किया हमको, सही बताए तो, क्योंकि हमको तो अच्छी फुटबॉल देखनी थी। ठीक है, राइवलरी कैसी है क्या है वो तो हमको बाद में पता चला। सही बताया तो हमको नहीं पता था कि एल क्लासिको नाम का कुछ होता है ना। ये जब हम देखना चालू किए फुटबॉल बार्सिलोना का कंटिन्यूसली, तो हमको समझ में आया कि हाँ, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का है राइवलरी, बहुत बड़ा राइवलरी है, और ये बहुत दिनों से चला हुआ आ रहा है, और ये हर सीजन में इनमें भिड़ंत होती है। ठीक है, मैचेस में रेड कार्ड होते हैं, फाइट हो जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन हाँ, मतलब एल क्लासिको देखने का मजा अलग ही था। जब रोनाल्डो भी खेलता था, मेसी भी था, तो वो भी राइवलरी थी, इन दोनों की भी राइवलरी साइड बाय साइड चली रही थी कि किसको क्या गोल्डन बूट मिल रहा है, किसको बैलन डोर का है। तो वो भी देखने में मजा आता था। पर ऑन द होल अगर देखा जाए तो रियल मैड्रिड हाँ इन्फ्लुएंस करती थी कि हाँ बार्सिलोना का मैच देखा जाए। पर मेरा ये था कि हमको बार्सिलोना का मैच देखना है, चाहे वो जिससे भी हो, चाहे वो इंडिया की बी टीम से खेल रही हो तो भी बार्सिलोना का मैच देखना है हमको, क्योंकि उनके स्टाइल ऑफ प्ले ऐसा था, वो अट्रैक्ट करता था देखने। तो तुम्हारा फेवरेट एल क्लासिको कौन सा रहा है जितने तुमने देखे हैं अभी तक, जब से मेरे फेवरेट कौन सा? मेरे तीन, चलो हम तीन बता देते हैं। तीन तो बिल्कुल, अब तुम लोग भी मानोगे इसमें कि हाँ ये तीन होने चाहिए। पहला तो 5-0, ठीक है, वो तो कंप्लीट डिमोलिशन था रियल मैड्रिड का। उस मैच में रियल मैड्रिड ने कुछ नहीं किया, ठीक है, सिवाय मार पिटाई के, बाकी और कुछ नहीं हुआ। दूसरा दूसरा जिसने हामेस रोड्रिगेज ने 2-2 किया था, थर्ड में मेसी ने मार के और टी शर्ट निकाल के अपनी दिखाई थी, ठीक है। और तीसरा, भाई हम बार्सिलोना फैन है, पर तीसरा मेरे हिसाब से जो गैरेथ बेल ने मार्क बात्रा को काटते हुए दौड़ा के गोल हम्म। मारा, पीता, वो भी अच्छा था। वो भी हिट करता कोपा है डेल जब भी आप फाइनल था, एल कोपा डेल क्लासिको, रे फाइनल हाँ, था। कोपा तो डेल रे फाइनल था, वो भी हिट करता है फिर। पहला मैच 5-0 था ना? हाँ, पहला मैच हाँ। 5-0। हम्म। रियल मैड्रिड की बात हो गई तो फिर बार्सिलोना का कौन सा, ऐसा बार्सिलोना का अलग से कौन सा मैच तुमको बहुत याद रहता है? तीन वो भी बता सकते हो, जैसे रियल मैड्रिड के अलावा बार्सिलोना के कौन से तीन मैच तुमको बहुत उससे याद रहते हैं? बार्सिलोना का एक तो बहुत अच्छे से याद है, वो चैंपियंस लीग फाइनल यूनाइटेड के अगेंस्ट, 3-1 वाला। उसमें सबसे ज्यादा अच्छी चीज हमको याद रहती है, एक बहुत ही अच्छी चीज तुम्हें भी याद होगा,
जो नानी को मेसी ने काटा था, उसके बाद डेविड विया का गोल, तो वो बहुत अच्छे तरीके से याद है। बार्सिलोना वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है। फिर 2015 बार्सिलोना वर्सेस बायर्न म्यूनिख, 3-0 विन वो। और एक तो है कि इंटर मिलान वाली बात तो जाती नहीं दिमाग से, इंटर मिलान से जो हारे थे। तो ये 3 मैच तो है बिल्कुल मेमोरीज में। मुझे तो वैसे आर्सेनल के सारे मैच याद हैं, जिसमें आर्सेनल को बहुत बुरा हराया है बार्सिलोना ने। पर हम्म। एक बहुत सही मैच है जिसमें बहुत कोशिश की बार्सिलोना ने, और फर्नांडो टोरेस ने आखिरी में जाके मार दिया था, वो जब चेल्सी और वो वाला। वो बहुत ही सही मैच था, वो बहुत ही मतलब बहुत ही एक्साइटिंग मैच था। और एक दूसरा मैच है पीएसजी वाला, पीएसजी और जिसमें मतलब 4-0 मतलब कमबैक हुआ था। वो भी हम्म। एक बहुत ही मतलब कवानी को बहुत चांस मिला शुरू में, फिर उसके बाद ये दोनों मैच काफी। पर ऐसे रिवर्सल से बार्सिलोना को फिर बहुत मिले उसके बाद, रोमा से और पता नहीं किससे किससे, लिवरपूल से। रोमा से, लिवरपूल से। मुझे मुझे हाँ। मुझे तो वही लिवरपूल वाला याद रहता है, 4-0 किया था ट्रेंट का, कॉर्नर टेकन क्विकली। तो अब नेक्स्ट है, मैं तुम्हारा एज एन इंडियन फैन पर्सपेक्टिव पूछना चाहता हूँ बार्सिलोना की तरफ की, जो यहाँ के फैंस लेट नाइट 12:30 1:30 उठ उठ के मैच देखते हैं। और बाहर जैसे बोला जाता है कि जो स्टेडियम गोइंग फैंस है उन वो ज्यादा बड़े फैंस है एज कम्पेयर टू द इंडियन फैंस जो रात में 1-1 1:30 1:30 उठ के मैच देखता है। तो इस पे तुम क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसा है, हम तो नहीं मानते ऐसा, क्योंकि हमने 1:30 बजे से अगर तुम मैच स्टार्ट करो तो सुबह 3:30 तक चलता है, 4 भी बज जाएगा अगर एक्स्ट्रा टाइम गया तो। अगले दिन आपको, आपका अपना भी काम है, पर आप जग रहे हो, मैच देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा बड़े फैंस हैं। हमको नहीं लगता कि अगर यूरोपियंस को अगर ऐसे करा दिया जाए कि वो 1:30 बजे रात में मैच आए, हमको नहीं लगता कि मैक्सिमम लोग देखेंगे, ठीक है, वहां जाके। और हमारे पास अगर एक्सेसिबिलिटी रहती है, हमारे पास अगर यहाँ पे मैच होते हैं तो हम भी जाते हैं मैच देखने। हम सब भी जाते हैं, अगर हम उसके फैन हैं, बारसा के फैन है, तो हम लोग मैच देखने जाते हैं। तो मेमोरीज तो बहुत अच्छी अच्छी हैं। हमने साथ में भी मैच देखे हैं, रात रात में जग के, हॉस्टल्स में, ठीक है, घर पे भी देखे हैं। तो मेमोरीज तो बहुत अच्छी है। घर पे मैच देखते वक्त हमने अपने ग्रुप चैट पे चैट्स भी किए हैं कंटिन्यूस। तो उसका अलग ही मजा है, रात में जग के मैच देखने का। घर वाले भले से पागल बोले, लेकिन हम तो करते ही थे, क्या कर सकते हैं। चलो, पास तो बहुत ब्राइट था बार्सिलोना का, लेकिन अभी क्या गड़बड़ हो रही है? अभी जो डाउनफॉल आया, इतना लीवर्स पे लीवर्स पुल किए जा रहे हैं, क्या अभी क्या गड़बड़ हो रहा है बार्सिलोना पे? बार्सिलोना देखो फाइनेंशियली थोड़ा सा इम्पैक्टेड है, ठीक है। वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट अगर कम होगा तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। पर अभी जो जैसा दिख रहा है, ये सीजन काफी अच्छा जा रहा है। अभी तो 4 मैच हो गए मेरे हिसाब से, वो सारे ही जीते हैं हमने। और कोच भी अच्छा है, कोच भी मेहनत करा रहा है, और प्लेयर्स भी फ्रीडम के साथ खेल रहे हैं। जैसे लेवेंडोस्की हो गया, जो पिछले 1-2 सीजन वो नहीं उतना कंट्रीब्यूट कर पा रहा था, अभी हम मैच देखे हैं उसमें, उसके मूवमेंट्स, उसके कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ठीक है। लामिन यमाल है, यंगस्टर्स पे भी ये फोकस कर रहे हैं, तो काफी अच्छी चीज है। लामासिया, इनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है, जो फिलोसफी है, उसमें मेरे हिसाब से इनके जो लामासिया वाले प्लेयर्स है वो ज्यादा फिट बैठेंगे, चाहे वो यंगस्टर हो चाहे कोई हो। इनको मौका देना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए टीम को। जस्ट लाइक आर्सेनल, आर्सेनल का भी यही है कि उनके जो फिलोसफी है उससे वो हटे ना कभी। तो अभी सही चल रहा है। अभी बरनाल साहब हमारे वो हो गए, इंजर्ड हो गए, पर ठीक है हमारे पास यंगस्टर्स। डैनी ओल्मो की साइनिंग हुई है, डैनी ओल्मो भी लामासिया का ही था, तो सही है मेरे हिसाब से। इनको फेथ रखना चाहिए अपने यंगस्टर्स पे, धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी। तो जब मेसी डिपार्ट कर रहा था क्लब से, तो वो न्यूज तुमको कैसे अफेक्ट? इफेक्ट तो देखो, इफेक्ट तो हुआ, क्योंकि बारसा के फैन होके अगर मेसी
उसको वहां ना देखे तो इफेक्ट तो हुआ था भाई। और न्यूज ऐसे ही मिली goal.com से इंस्टाग्राम से यही मिला कि ऐसा माहौल जो बन रहा था, माहौल ये बन रहा था कि इसको कर लेंगे रजिस्टर। पर वो लास्ट मोमेंट पे जो शॉकिंगली ये न्यूज आया कि ये डिपार्ट कर रहा है और ये पेरिस जा रहा है। सबसे बड़ी चीज पेरिस जाना। पेरिस में तो वैसे ही दिमाग हम लोग का खराब था कि नेमार को ले गए। ठीक है, तो वो पेरिस जाना वो तो और बड़ी चीज थी कि पेरिस चला गया। ठीक है, सिटी आ गया होता, आर्सेनल आ गया होता, थोड़ा प्रीमियर लीग का एक्सपोजर मिलता, थोड़ा और मजा आता, पर वो पेरिस जाना वो थोड़ा सा और हिट किया। पर ठीक है, लाइफ है, उसकी भी अपनी लाइफ थी उसने मूव ऑन कर गया। हमने भी पीएसजी की जर्सी खरीद ली थी, उसमें क्या है। अभी अभी तुमको इस करंट बारसा टीम में कौन लगता है कि जो लॉन्ग टर्म सुपरस्टार होगा बार्सिलोना के लिए? लॉन्ग टर्म सुपरस्टार अगर इंजरीज नहीं होती लामिन यमाल है मेरे हिसाब से। और बर्नाल भी, उसका गेम प्ले देख के हमको तो काफी अच्छा लगा, वो बिल्कुल बुस्केट्स स्टाइल में वो खेल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये दो तो काफी आगे जाएंगे। पेड्री है, पेड्री गावी, ये तो अब यंगस्टर्स में नहीं आएंगे, ये तो अब आगे जा रहे हैं। ठीक है, डैनी ओल्मो भी है। डैनी ओल्मो भी रिसेंट में हुआ है, देखो कितना वो करता है। इस सीजन पे डिपेंड करेगा। लामिन यमाल तो काफी फेमस हो गया है अपने स्पेन उससे, तो देखते हैं। तुमको अगर बार्सिलोना के जितने प्लेयर्स हमने अब देखी है, एक 11 बनानी हो अपनी पोजीशन वाइज, तो तुम क्या बनाओगे और कौन सी फॉर्मेशन बार्सिलोना। खिलाओगे? हाँ, ओनली बार्सिलोना। बार्सिलोना प्लेयर्स। हाँ, हम्म, अभी तक जितने प्लेयर्स देखे हैं 11 जो देखते हैं। बनाओगे और कौन सी फॉर्मेशन खिलाओगे? मेरे देखो, मेरी रहेगी गोलकीपर टर स्टेगन, राइट बैक डैनी alves। ठीक है, सेंटर बैक में मेरे हिसाब से पीके और पुयोल। लेफ्ट बैक में आल्बा। मिडफील्ड में जावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स, ये तो इररिप्लेसेबल है। ठीक है, ये तीन। और फॉरवर्ड लाइन में मेसी, नेमार, सुआरेस। और कोई ऑप्शन नहीं है। चीट कोड चाहिए जीतने के लिए। नहीं, अगर पेप की आइडियोलॉजी से खेलना हो तो शायद ना काम करे, पर ऐसे हाँ। कोई भी मैनेजर के साथ खेलना हो तो शायद यही चले। चीट कोड चाहिए तो मतलब मैनेजर से फर्क ना पड़ता हो तो चीट कोड में ये तीन आगे रहेंगे, नहीं तो फिर मेरे हिसाब से नेमार को हम नहीं लेंगे। उसके जगह पे हम पेड्रो को लेना चाहेंगे, विला को भी नहीं। विला भी सुआरेस का काम कर देगा गोल स्कोरिंग का। ठीक है, पेड्रो थोड़ा हार्ड वर्किंग है, वो डिफेंसिव लाइन में भी आ जाएगा, थोड़ा डिफेंस करेगा इस वजह से। और अगर तुमको एक परफेक्ट बार्सिलोना प्लेयर बिल्ड करना हो, मैं कुछ क्वालिटीज बोलूंगा, वो तुमको बताना है हम्म। किस प्लेयर के लिए, मतलब अगर तो लेफ्ट फुट, हम्म। लेफ्ट फुट मैसी। राइट फुट, राइट फुट नेमार। डिफेंडिंग, डिफेंडिंग थोड़ा सा अलग नाम लेंगे, अभी तो बहुत सेम सेम नाम हो गए मेरे हिसाब से। करानो। हेडिंग, हेडिंग। हेडिंग तो पुयोल। पासिंग, पासिंग जावी। शूटिंग ये थोड़ा टफ है। शूटिंग में रैकिटिच। और फुटबॉल इंटेलिजेंस। इनिएस्टा। तो भाई चलो एक 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 हम एक और नाम हम ले लेते हैं। ठीक है, मिस हो गया, बहुत दिनों से देखा नहीं उसको। मेरे हिसाब से अगर सारा चीज कंबाइन करो, ठीक है, हाँ, सारा चीज तो नहीं, दो तीन चीज हम कंबाइन करें, फुटबॉल इंटेलिजेंस, ठीक है, और तुम्हारा पासिंग, ये दो चीज अगर कंबाइन करो तो फैब्रिगास भी आ सकता है इस लिस्ट में। ठीक है। वो म्यूट म्यूट। जो ये इसका चैंपियंस वही लीग है। का नया जो चैंपियंस लीग का नया फॉर्मेट आया है, तो तुमको बार्सिलोना के इस बार क्या चांसेस लगते हैं, कहाँ तक जाएगी?
चांसेस हैं इस बार तो हैं। कोच देखो, कोच का भी फर्क पड़ता है। कोच करवा रहा है मेहनत, दौड़वा रहा है, भगवा रहा है। ठीक है। हाँ, थोड़ा हांसी फ्लिक तो रेजिस्टेंस सही ट्रेनिंग हो कोच। रही है। हांसी फ्लिक थोड़ा इन लोग को तगड़ा बना देगा। मेहनत करने को बोल रहा है कि हाँ अटैक करो तो डिफेंड भी करो। तो ग्रुप भी इनको सही मिला है, जिनके मैचेस हैं वो सही हैं और लोगों के हिसाब से। तो चांसेस हैं इस बार भी सेमीज या फाइनल से पहुंचे। काफी दिन हो गए फाइनल में देखे हुए इन लोग को चैंपियंस लीग के, तो 2015 के बाद से और तो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और अच्छा। लीग के क्या चांसेस हैं? लीग के क्या चांसेस हैं? लीग तो टॉप 2 है। टॉप 2 में ही है। लड़ना है टॉप 2 के लिए। इसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। अच्छा, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है वो पता नहीं किस दुबई की कंपनी को मिल गए, वो ऑनलाइन दिखा रहा है। तो धीरे धीरे हम्म। मुझे लग रहा है कि अब मेसी रोनाल्डो चले गए तो और भी ब्रॉडकास्टिंग राइट कोई लेना ही नहीं चाह रहा है, मतलब कोई लालिगा दिखाना ही नहीं चाह रहा है। पहले वो प्री इंडिया में हाँ। जियो पे ये आता कुछ था, अब किसी जी हाँ एक्स हाँ। आर डॉट वर्ल्ड पे आ रहा है तो GXR.World पे। हाँ, तो ऐसे हम लोग देखेंगे। ऐसे मतलब लग रहा है कि कोई किसी को शौक नहीं है दिखाने का, क्योंकि दो टीमें हैं तो उसमें उनको, और वो स्पाइस भी खत्म हो गई है, एक टीम की स्पाइस तो भी खत्म हो गई है, उसमें अम्बापे भी चला गया एक टीम में, फिर भी वो नहीं आ रही है, तो वो पता नहीं कैसे वापस आएगी। देखो पहले क्या था, पहले रोनाल्डो और मेसी का लेवल इतना ज्यादा हाई था कि वो 50-50 60-60 गोल मार रहे हैं तो वो बैलन डोर के लिए फर्स्ट। वो अभी 20-25 गोल मार रहे हैं तो ये बोल दिया जा रहा है कि यही तो हाँ, डिजर्विंग, और तो कोई है ही नहीं। और तो तो है लेवल नहीं। देख रहे हो, लेवल मेरे हिसाब से कम नहीं हुआ है, लेवल असली यही था। उन दोनों ने कुछ ज्यादा ही हाई लेके चले गए थे वो दो। ठीक है, उनका लेवल ही कुछ अलग था कि हमें हमें एक्सपेक्टेशन, अरे यार 50 गोल नहीं मारे इस बार, यार 40 पे ही रह गया। अभी देखो 20-25 में ही, अब मेरे हिसाब से फुटबॉल नॉर्मलाइज हो गया थोड़ा, अब हाँ, थोड़ा अब सही सिर्फ है। अब सिर्फ अर्लिंग हालैंड से वो एक्सपेक्टेशन है, बाकी किसी से ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। हाँ, अर्लिंग हालैंड के पास लास्ट भी अलग ही चीट कोड है। वो हाइट है, सब है। फिजिकलिटी है, लेफ्ट फुट भी बहुत तगड़ा है, पेनल्टीज भी अच्छी मारता है, सब कुछ है उस पे। और उस पे प्रोवाइडर भी हैं, प्रोवाइडर अपने भी। डिब्रूइने साहब भी हैं, बर्नार्डो रॉड्री, सिल्वा डी भी है। ब्रुयना। ठीक है भाई, रॉड्री की बात मत करो यार। रॉड्री तो बहुत बहुत तगड़ा सीजन है, बहुत तगड़ा। रॉड्री इस बार शायद बैलन डी और जीतना चाहिए, अगर ढंग से कोई भाई देता है हाँ तो। अगर, यही हाँ देखा मेरा मेरा तो लास्ट क्वेश्चन यही है कि इस बार बैलन डोर कौन जीत रहा? बैलेंड और देखो जीतेगा तो मेरे हिसाब से विनीशियस को ही देंगे मेरे हिसाब से जो है। पर डिजर्विंग मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा रॉड्री होना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके से टीम स्पेन टीम को बांध के लेके चला है पूरे टूर्नामेंट में, यूरोज में, वो देखने लायक था। उसका गेम भी काफी काफी अच्छा गेम है उसका। वो सिमिलैरिटी है उसकी ये बुस्केट्स वाले स्टाइल की। तो वो जो बिल्कुल केयर फ्री होके बॉल रिसीव करना, ठीक है, प्रेशर बिल्कुल ना लेना और बॉल को आगे प्रोग्रेसिव मोड में बढ़ाना, वो काफी अच्छी है रॉड्री की। तो मेरे हिसाब से तो अगर डिजर्विंग कैंडिडेट बोलो तो रॉड्री है, देंगे पर विनीशियस को। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन एक अभी आया है कि जो नए फैंस फुटबॉल देखना शुरू कर रहे हैं, उनको हम्म। तुम अगर एक लाइन में बोलना चाहो कि तुम बार्सिलोना को क्यों फॉलो करो अब, तो क्या होगी वो? बार्सिलोना को देखो, अभी तो कुछ नहीं है। अगर हम ये बोले कि हाँ बार्सिलोना को फॉलो करना है तो उनको पीछे के मैचेस देखने पड़ेंगे, 2010, 11, 12, 13। उस समय के मैचेस देखो, फुटबॉल कैसे खेली जाती है, असल में फुटबॉल होता क्या है। मेरे हिसाब से डेफिनेशन ऑफ फुटबॉल वहीं पर है। वो 3-4 साल में वो जो देखेगा वही फुटबॉल को पसंद कर पाएगा, वही बार्सिलोना को पसंद कर पाएगा। ठीक है, तो खत्म किया जाए पहला पहला फैन इंटरव्यू। ठीक ही ठाक गया। ठीक गया, मतलब हम लोग के जितना सोचे थे उससे बहुत सही सही।